पीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2024 के लिए क्विज नंबर जो 5 है उसको करेंगे। और ये जो है आपका यूपीपीएससी पीसीएस के लिए तो यूजफुल होगा ही, आरओ एआरओ के लिए भी यूजफुल होगा, बीपीएससी, आरएससी, उत्तराखंड पीसीएस और जितने भी आपके स्टेट एग्जाम है ये सबके लिए यूजफुल होगा। बाकी ये इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कोर्स है और ये प्रीलिम्स कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और ये जो आपका कोर्स है ना प्रीलिम्स वाला, ये आपका यूपीपीएससी, पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए इक्वली रेलेवेंट है। आप अगर आरओ एआरओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो स्टडी मटेरियल आपको करंट अफेयर्स और जो सब मिलेगा वो आरओ एआरओ के लिए भी उतना ही आपके लिए रेलेवेंट होगा। तो आप एक ही कोर्स से जो है आरओ एआरओ की भी तैयारी कर सकते हैं और आप अपना पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें जितने करंट अफेयर्स है वो सारी चीजें हैं, वहां से आपकी सारी चीजें आपकी आराम से कवर हो जाएंगी। देखो आरओ एआरओ का एग्जाम जो है आपका जनवरी के अराउंड होगा और जनवरी के अराउंड अगर आप शेड्यूल में देखेंगे आपका मैक्सिमम सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिए आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं है कि कोई इधर दूसरा कोर्स ही सब खरीदो, तो ये इससे आप दोनों से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो है प्रीलिम्स 2023 था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चन जो है वो प्रेडिक्ट हुए थे। 102 क्वेश्चन, नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये डेली 3 क्वेश्चंस 120 डेज आंसर राइटिंग है। तो बेसिकली 4 महीने में मतलब सितंबर से लेके दिसंबर तक आप पूरा अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ये 6 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये कल बैच स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर को। और ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको ऐसे देख के ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2022 वाला जो प्रेडिक्शन था 45 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रेडिक्ट हुए थे और 4 एस से, तो 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 डायरेक्ट प्रेडिक्ट हुए थे। तो पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली इन न्यूज एचएस प्रोविंस इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? तो एचएस प्रोविंस किसका पार्ट है? तो इसका आंसर है आंसर बी, इंडोनेशिया। तो अथॉरिटीज जो है इंडोनेशिया में एचएस प्रोविंस हैव इशूड एन ऑर्डर टू रिक्वायरिंग मैन एंड वुमेन नॉट इमीडिएटली related or married to stay apart in vehicles and public spaces। मतलब इस्लामिक लॉ को एडहेयर करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें उसको करी हैं। तो एसएस प्रोविंस जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये आपका एसएस प्रोविंस है, आप ये इंडोनेशिया का पार्ट है, एसएस प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुस्वागातम पोर्टल सुस्वागतम पोर्टल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? इसका आंसर है आंसर बी, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है किस चीज के लिए? इशुएंस ऑफ द ई पासेस फॉर एंटरिंग इन कोर्ट। तो आपको ई पासेस जो है कोर्ट में एंटर करने के लिए आपको ये पोर्टल है। इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थनिधि पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो अर्थनिधि पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है आंसर बी, केरला। तो केरला गवर्नमेंट ने ये पोर्टल यूज किया है। बेसिकली एक यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल है जिसका काम होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर, रजिस्ट्रेशन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर इन केरला। माइग्रेंट वर्कर का रजिस्ट्रेशन केरला के अंदर। तो ये अर्थनिधि पोर्टल वो है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द सिन सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस? तो सिन सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस किन से स्टेट ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर है आंसर सी, गुजरात। तो गुजरात मतलब टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड लायन डे, जो गुजरात है उसने सिन सूचना पोर्टल जो ऐप है उसको करा है। इसका काम होगा एम्पावर द इंडिविजुअल टू डायरेक्टली रिपोर्ट द लायन साइटिंग, कि कहाँ कहाँ लायन मिल रहा है, टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये होगा। अब मुझे बताएंगे वर्ल्ड लायन डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड लायन डे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। When is the World Elephant Day is observed? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है आंसर सी,
12 अगस्त। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को बनाया जाता है। इसका काम क्या है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करना, मतलब एलिफेंट कौन कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं और उनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के बारे में बात करना। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो 12 अगस्त को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज द 9th इंटरनेशनल MSME समिट 2023 कमेंस्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME समिट कहाँ हुई है। इसका आंसर है आंसर बी, न्यू दिल्ली। तो बेसिकली LG जो मनोज सिन्हा ऑफ जम्मू कश्मीर ने कमेंस किया है 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME समिट इन न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथचथीवु आइलैंड इज लोकेटेड इन। कथचथीवु आइलैंड कहाँ लोकेटेड है। इसका आंसर है आंसर ए, तमिलनाडु। तो कथचथीवु आइलैंड जो है तमिलनाडु में है। तो बेसिकली ये आपका जो आपका पाक स्टेट इनहेबिटेड एरिया है वहाँ है और ये श्रीलंका और रामेश्वरम है उसके बीच में पड़ता है। तो आप यहाँ मैप में देखिए, ये आइलैंड है, ये पाक स्टेट है श्रीलंका, ये रामेश्वर इंडिया और इसके बीच में ये जो है आइलैंड पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवाल्की गैप इज सिचुएटेड एट। सुवाल्की गैप कहाँ सिचुएटेड है। इसका आंसर है आंसर बी, लिथुआनिया और एस्टोनिया। तो ये वहां है। तो सुवाल्की गैप जो है इसको सुवाल्की कॉरिडोर भी बोलते हैं। ये आपका लिथुआनिया, लिथुआनिया और आपका एस्टोनिया। तो यहाँ ये जो गैप है वो है। तो ये जो है एक अकेला लैंड लिंक है जो 3 एक्स सोवियत जो बाल्टिक रिपब्लिक है उनको ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज डांडेली एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड। डांडेली एलिफेंट रिजर्व कहाँ है। इसका आंसर है आंसर बी, कर्नाटका। तो डांडेली एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका के अंदर है। तो कर्नाटका का मैप देखिए, कर्नाटका के अंदर एलिफेंट रिजर्व आपका डांडेली, फिर आपका ये मैसूर हो गया, फिर केरला के अंदर आपका वायनाड, फिर जंक्शन पे नीलगिरी एंड फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में रयाला। तो ये एलिफेंट जो डांडेली है वो कर्नाटका के अंदर है। नेक्स्ट है, गरुण शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो गरुण शक्ति एक्सरसाइज जो है, तो गरुण से आप देख सकते हैं कि गरुण किसके बीच में होगी। गरुण मतलब आपका इंडिया और उसका इंडोनेशिया का जो हिंदू लिंक है उसकी वजह से जो नाम रखा गया है। तो इस बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो गरुण शक्ति एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग अंडर 16 इज टू बी हेल्ड एट। तो अंडर 16 हो रही है, फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ होगी ये होगी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कहाँ, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2015। तो कभी कभी आपको स्कीम जो है वो क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए आ जाती है। तो जैसे कोई 2015 की 2 स्कीम दे दी, तो ये वाली जो है आपकी फरवरी 2015 में हुई थी। कहाँ, राजस्थान में। तो बहुत ज्यादा राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां हुई थी, आंसर हो गया बी। तो राजस्थान में सूरतगढ़ में। रिसेंटली ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम तो किस स्टेट ने जो है वो लॉन्च किया है। तो ग्राफीन जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने करा है। कहाँ, आंसर बी, कोची केरला।
इसका काम क्या है कि इट्स एम टू ब्रिंग द गैप बिटवीन ग्राफीन रिसर्च एंड द कमर्शलाइजेशन। ग्राफीन रिसर्च और कमर्शलाइजेशन के बीच में जो है गैप को के लिए ये प्रोग्राम है ग्राफीन। तो आजकल जो है ग्राफीन की जो कोटिंग है वो कार में भी आ रही है, ग्राफीन कोटिंग कि कार्स में जो ग्राफीन की कोटिंग कर लो एंटी स्क्रैच और ये सारी चीज़ों के लिए, तो इट्स वेरी हार्ड मटेरियल। तो ये ग्राफीन जो प्रोग्राम है वो केरला में लॉन्च हुआ है। हु वॉज मतांगनी हाजरा एंड कनकलता बरुआ। तो मतांगनी हाजरा और कनकलता बरुआ कौन थे? तो दीज आर द फ्रीडम फाइटर। तो अभी हाल ही में जो है हमारी प्रेसिडेंट हैं जो द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एड्रेस किया था इंडिपेंडेंस डे ईव पे और ट्रिब्यूट पे किया था विमेन फाइटर्स को। और ये दोनों जो है मतांगनी हाजरा कनकलता, इन्होंने QIM में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में पार्टिसिपेट किया था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी जो विमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो जो मतांगनी हाजरा है और कनकलता है उन्होंने QIM में पार्टिसिपेट किया था 1942 में। तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है रूसा रिसेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन। तो रूसा स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुई थी? तो इसका आंसर है आंसर 2013। तो रूसा जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो अक्टूबर 2013 को लॉन्च हुई थी और इसका काम है प्रोवाइडिंग द स्ट्रैटेजिक फंडिंग टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है फंडिंग प्रोवाइड करना। तो रूसा का जो पूरा नाम है वो यही है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये रूसा का काम है। तो हायर एजुकेशन को जो है फंडिंग प्रोवाइड करता है रूसा। आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप 3 रेसिपिएंट कंट्रीज फॉर द रेमिटेंस इन 2022 वर। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी जो रेमिटेंस की रेसिपिएंट हैं? तो इसका आंसर है आंसर सी, इंडिया, मैक्सिको, चाइना। तो नंबर 1 पे थी इंडिया, दूसरे पे मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस एंड देन पाकिस्तान। ये टॉप 5 कंट्रीज थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर PM मोदी लेड फाउंडेशन ऑफ संत रविदास टेम्पल। तो संत रविदास टेम्पल का कहाँ फाउंडेशन रखा गया है? आंसर बी, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में जो है फाउंडेशन रखा गया है टेम्पल ऑफ द 4th सेंचुरी पोएट है सोशल रिफॉर्मर संत रविदास इन मध्य प्रदेश, सागर डिस्ट्रिक्ट। आंसर बी। वेयर इज नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर है आंसर ए, महाराष्ट्र। तो नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विच स्टेट इज ऑन द ट्रैक टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द AI फील्ड। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में कौन सा स्टेट जो है वो ट्रैक पे है टू बिकम अ ग्लोबल लीडर? तो इसका आंसर है आंसर ए, तेलंगाना। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तेलंगाना। तो तेलंगाना में अभी रैपिड एडॉप्शन कर लिया है AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये जो है नॉट विद इन द कंट्री बट इंटरनेशनल लेवल पे जो है मतलब एक ग्लोबल लीडर बनने की उस पे है। तो आंसर बी हो गया। कुसीना माने इनिशिएटिव which aim to provide child care support for the women and the under the
मनरेगा एंड अदर वर्किंग मदर इज इंट्रोड्यूस बाय विच स्टेट? तो चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन और मनरेगा के अंदर कौन से स्टेट में हुआ है लॉन्च? तो इसका आंसर है आंसर सी, कर्नाटका। तो कर्नाटका में ये लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज एस्टैब्लिशिंग द कंट्री का फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर अनमेन्ड एरियल व्हीकल? तो कॉमन टेस्टिंग सेंटर जो है अनमेन्ड एरियल व्हीकल, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है। तो किसने किया है? आंसर है तमिलनाडु। तो इंडिया का जो फर्स्ट अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब ड्रोन आपका जो है वो टेस्टिंग सेंटर जो है तमिलनाडु में बना है। तमिलनाडु में। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये पार्ट है और ये फर्स्ट है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है रिसेंटली टाइफून लान हिट्स विच कंट्री? तो टाइफून लान ने किस कंट्री को हिट किया है? तो आंसर सी, जापान। तो टाइफून लान ने जो है लैंडफॉल किया है जापान में, हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स लाया और फ्लडिंग और जितना भी ये सारी चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट किया। तो टाइफून जो है कहाँ लैंड हुआ? जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू नेशनल कैलेंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो नेशनल कैलेंडर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द विक्रम एरा। द नेशनल कैलेंडर इज अडॉप्टेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्योंकि जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो साका एरा पे है। साका एरा, आप मुझे बताएंगे साका एरा की जो एडी है वो कब स्टार्ट होती है? जो फर्स्ट मंथ है, तो फर्स्ट मंथ जो है नेशनल कैलेंडर का क्या होता है? चैत्र। और इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957। चैत्र जो महीना होता है उसी से, तो 22 मार्च 1957। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट? मतलब एक स्टेट को यूनियन में करना और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट करना। तो ये आर्टिकल 3 के अंदर और 2 के अंदर, मतलब एक पहले से एडमिट करना आर्टिकल 2 के अंदर। तो ये किसके पावर है? पास पावर है पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एडमिट कर सकता है यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल फॉर द पर्पस फॉर क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय? तो अगर कोई नया स्टेट इंडिया में क्रिएट करना है तो बिल किससे पास होगा? तो देखो हमारी तो इसका आंसर, पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आंसर बी, सिंपल मेजॉरिटी। तो हमारी देखो सिंपल मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है, स्टेट का रेटिफिकेशन होता है, 2/3 मेजॉरिटी होती है। तो ये जो नया स्टेट जब क्रिएट होता है इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है आपकी पार्लियामेंट में। सिंपल और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव, ये नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है लॉ ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट पॉसिबल है, ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, ऑल्टरेशन ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट है, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द स्टेट है। तो ये एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट ये जो है ये आर्टिकल 2 के अंदर आता है। तो प्रोविजन फॉर द एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट कम अंडर द आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 2 के अंदर आता है ये। तो ये नॉट पॉसिबल बाय आर्टिकल 3। तो आप मुझे बताएंगे कि टोटल कितनी 5 कंडीशंस होती हैं जो आर्टिकल 3 के अंदर है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो टोटल कौन कौन सी हैं, इसमें से कौन सी रह गई हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
इंटीग्रेटेड सिक्किम एज अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो सिक्किम जो है फुल फ्लेज स्टेट हुआ था एज ए इंडियन यूनियन कौन से का? तो इसका आंसर है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था और इससे जो है सिक्किम 22nd स्टेट बन गया था। तो 35 से आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो उससे इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर उसके बाद जो है 36 से जो है फुल फ्लेज्ड हो गया था, फुल फ्लेज स्टेट हो गया था 1978 में 22nd स्टेट। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट chronological order of the formation of the state as full state of the union। तो देख लेते हैं सब नागालैंड का देख लेते हैं। नागालैंड कब हुआ था? 1963। फिर उसके बाद हरियाणा कब हुआ था? 1966। सिक्किम अभी हमने देखा है 1975 बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 22nd स्टेट बनाता है ये। फिर अरुणाचल फुल फ्लेज स्टेट की बात आ रही है, ये स्टेट की बात आ रही है, फुल फ्लेज स्टेट। तो अरुणाचल कब बना था? 1987। तो देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो अब देखिए नागालैंड सबसे पहले किस में है? यहाँ है, यहाँ है। फिर सेकंड नंबर पे हरियाणा होना चाहिए, हरियाणा ये है, अरुणाचल ये, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी नागालैंड 1963, हरियाणा 66, सिक्किम 75, अरुणाचल 1987। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज? तो पहला स्टेट कौन सा है जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना है? इसका आंसर है आंसर सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है विच टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम द मद्रास स्टेट। तो मद्रास स्टेट से सेपरेट करके तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, ये आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट है वेयर द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 इज गोइंग टू बी हेल्ड। तो फर्स्ट है ये WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये कहाँ हुई है, कहाँ होने वाली है? तो बेसिकली अब तो हो गई है, तो कहाँ? तो इसका आंसर है आंसर ए, गांधीनगर। तो WHO ने जो फर्स्ट समिट ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल मेडिसिन की फर्स्ट समिट जो है वो गांधीनगर में हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर ए होगा इसका, गांधीनगर। तो ये हमारा क्विज फिनिश होता है। तो अगर आपको RO और UPPSC के लिए कोर्स लेना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। 102 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली प्रिडिक्ट हुए थे। और अगर आपको 4 मंथ्स के अंदर अपना मेंस का सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो सितंबर से दिसंबर का बैच है, 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें डायरेक्ट 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रिडिक्ट हुए थे मेंस में। नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्विज यहीं फिनिश होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।